नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आपके पास आ गया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो सबसे पहला प्रश्न, सरसों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सरसों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है पूर्वी यूरोप में। अगला प्रश्न है, सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? इसका उत्तर है क्रूसीफेरी। सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, रोगन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रोगन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है कुसुम या बर्रे का। अगला प्रश्न है, तिल में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तिल में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? इसका उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है, कुसुम की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कुसुम की खेती होती है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में रेशे की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? भारत में रेशे की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? कुछ आपको फसलों के नाम बताने हैं भारत की जो रेशे में उपयोग में लाई जाती है। इसका उत्तर है कपास, जूट, मेस्टा, सनई और अलसी। ये सारी रेशे वाली फसलें हैं, कपास, जूट, सनई, मेस्टा और अलसी। अगला प्रश्न है, कपास किस कुल का सदस्य है? कपास किस कुल का सदस्य है? तो इसका उत्तर है मालवेसी कुल का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास की संकर किस्म कहाँ विकसित की गई? सर्वप्रथम कपास की संकर किस्म किस देश में विकसित की गई? इसका उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? सर्वोत्तम कपास की जो किस्म होती है उसकी रेशे की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? इसका उत्तर है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अगर कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वह सर्वोत्तम किस्म की कपास मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, कपास के बिनैले में कितने प्रतिशत खाद्य तेल पाया जाता है? कपास के बिनैले में कितने प्रतिशत खाद्य तेल पाया जाता है? इसका उत्तर है 18.5%। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कैसी मृदा उपयुक्त है? कपास के लिए कैसी मृदा उपयुक्त होती है? इसका उत्तर है काली व जलोढ़। काली मिट्टी कपास के लिए स्पेशली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कितने प्रतिशत वर्षा आवश्यक होती है? कपास के लिए कपास के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? कपास के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? इसका उत्तर है 60 से 110 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कपास क्या नहीं सहन कर पाता? ये आपको विकल्प बना के दे देंगे कि पाला है, ओस है, ठंडी है, गर्मी है, इस टाइप का कुछ, या ओला है, इस टाइप का कुछ बना के दे देंगे कि कपास क्या नहीं सहन कर पाता। तो इसका उत्तर है पाला। कपास पाला नहीं सहन कर पाता है। कपास को और किस नाम से जानते हैं? तो कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कपास के रेशे के बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसमें भी आपको विकल्प बना के दे देंगे कि उसके बीज से, या उसके तने से, या पत्ती से, या जड़ से, कहाँ से? तो इसका उत्तर है कपास के बीज से उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कपास सर्वाधिक किस देश के क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से कपास उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है जहाँ पर क्षेत्रफल में कपास उगाया जाता हो? तो इसका उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? उत्पादन और उत्पादकता दोनों की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो यह है कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, जूट किस कुल का सदस्य है? जूट किस कुल का सदस्य है? तो
तो इसका उत्तर है टिलियेसी कुल का। अगला प्रश्न है जूट का जन्म स्थान कहाँ है? जूट का जन्म स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है अफ्रीका व भारत। अगला प्रश्न है जूट के विकास में सर्वाधिक योगदान किस अनुसंधान का है? जूट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किस अनुसंधान का है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर। केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसका जूट के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा योगदान है भारत में। अब विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है? अब भारत के ही राज्य के नाम बताने हैं। भारत के वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है जूट के लिए कैसी जलवायु आवश्यक होती है? जूट के लिए कैसी जलवायु आवश्यक होती है? तो जूट के लिए उषार जलवायु आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है जूट के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? जूट के लिए कितनी सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? इसका उत्तर है 200 से 250, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है जूट के लिए कैसी मृदा उपयुक्त होती है? जूट के लिए जो उपयुक्त मृदा है जिसमें जूट काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है जैसी मिट्टी में, वो कौन सी मृदा आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ खादर मिट्टी। जलोढ़ खादर में जूट सबसे बेहतरीन उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है जूट के पौधे से रेशे को किस विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है? फिर से सुन लीजिए, जूट के पौधे से रेशे को किस विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है? आपको उस विधि का नाम बताना है। उस विधि का नाम है अपगलन विधि। अपगलन विधि से जूट के तने से जो उसके ऊपर जो छाल होती है, छाल के अंदर जो तना होता है, तने से रेशे को निकालते हैं अपगलन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद द्वितीय बृहत्तम उद्योग कौन सा है? कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग जो सूती वस्त्र उद्योग के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है, उसका नाम आपको बताना है। तो है गन्ना उद्योग। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भारत के किस राज्य में हैं? सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भारत के किस राज्य में हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना किस कुल का पौधा है? इसका उत्तर है ग्रेमिनी कुल का। अगला है गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है? गन्ने का जन्म स्थान आपको बताना है। गन्ने की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गन्ने की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। उत्पत्ति स्थान गन्ने का भारत ही है। गन्ने के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है? गन्ने के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त होती है? यह उष्णकटिबंधीय जलवायु। दक्षिण भारत में ऐसी जलवायु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो दक्षिण भारत है वो गन्ने के लिए सर्वोत्तम है जलवायु के मामले में। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 40 से 50 हज़ार टुकड़े, और अगर क्विंटल में बात किया जाए तो 40 से 60 क्विंटल। अगला प्रश्न है गन्ने में बीजोपचार के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है? गन्ने में बीजोपचार के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है? उसका उत्तर है एनगाल। एनगाल नाम की दवा होती है जो गन्ने में बीजोपचार के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है गन्ने में चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? गन्ने में चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका उत्तर है 10 से 12%। अगला प्रश्न है गन्ने में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? प्रमुख रोग जो गन्ने में लगता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेड रॉट। अगला प्रश्न है गन्ने की परिपक्वता का मापक क्या है? गन्ने की परिपक्वता का मापक क्या है? इसका उत्तर है सैक्रीमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर। सैक्रीमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर।
अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? चीनी उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो चीनी उत्पादन में भारत नंबर 1 पर, हम नंबर 1 पर है चीनी उत्पादन में, वहीं ब्राज़ील नंबर 2 पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पर इस पे महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? गन्ना उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वहीं चीनी उत्पादन में भारत नंबर 1 पर। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है और चीनी उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की उत्पादकता की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गन्ना की उत्पादकता की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ उत्पादकता यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उपज कहाँ से ली जाती है? सबसे ज़्यादा उपज 1 ही हेक्टेयर में कहाँ से ली जाती है, उसको उत्पादकता कहते हैं। तो उत्पादकता के मामले में तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ की जलवायु भी अच्छी खासी है, तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है, C4 पौधे क्या होते हैं? C4 पौधे क्या होते हैं? C4 पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ एक्जिलो एसीटेट बनता है। C4 पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ एक्जिलो एसीटेट बनते हैं। अब आप किन्हीं 4 C4 पौधों के नाम बताइए। किन्हीं 4 आप C4 पौधों के नाम बताइए। ये 4 हैं गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा। गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा। ये C4 पौधे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन C4 पौधों के नाम जरूर याद रखिएगा। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम फिर कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।